Hello guys, in this lecture we are going to talk about friction again. So in the last lecture we started talking about the friction. तो फ्रिक्शन के बारे में हमने देखा था. देन वी टॉक्ड अबाउट कि फ्रिक्शन के दो टाइप्स होते हैं. पहला टाइप होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ स्मार्ट फोर्स. काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है. देन हमने उसका ग्राफ भी देखा था. उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड देन एंगल ऑफ रिपोज के बारे में हमने बात की थी. Now in this lecture we are going deeper into the friction. ठीक है. So in the last lecture we talked about kinetic friction जो कांस्टेंट होता है. ठीक है. So kinetic friction के बारे में हमने बात की थी. Now in this lecture we will talk about kinetic friction के दो अलग अलग टाइप्स होते हैं again. ठीक है ना. kinetic friction के दो अलग अलग टाइप होता है. एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है. और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है ना. स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक होता है, रोलिंग फ्रिक्शन एक होता है. व्हाट इज मीन बाय स्लाइडिंग फ्रिक्शन? जो हम नॉर्मली जनरली हमने जो भी एग्जांपल्स देखे हैं उसमें देखा कि भाई एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक फ्लैट सरफेस पे स्लाइड हो रहा है या फिर वो इंक्लाइंड सरफेस पर से स्लाइड होता हुआ आ रहा है. तो बेसिकली व्हेनेवर द सरफेस ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर दो सरफेस के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो सरफेस के ऑब्जेक्ट के बीच में देयर इज फ्रिक्शन. व्हेनेवर दे ट्राई टू मूव देयर इज फ्रिक्शन. व्हेनेवर दे ट्राई टू मूव देयर इज फ्रिक्शन. और ये फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है? द अनइवननेस. मैंने जो लास्ट टाइम जो बोला था आपको, अनइवननेस एंड एडहेसिव फोर्स, इन दोनों की वजह से वहां पे फ्रिक्शन होता है. जब मोशन में हो जाता है ऑब्जेक्ट देन कंटिन्यूअसली जो अनइवननेस होता है, एडहेसिव फोर्स जो होता है उसकी वजह से उन दोनों में फ्रिक्शन होता है. यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो स्लाइडिंग में बेसिकली दो ऑब्जेक्ट की जो सरफेसेस होते हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब होते हैं. ऐसे रब होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट. ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है. रोलिंग फ्रिक्शन में देयर इज नो रबिंग. फिर भी जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होता है उस ऑब्जेक्ट को बेसिकली फ्रिक्शन लगता है. तो हम आइडियल रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं. तो होता क्या है कि कंसीडर करो कि ये एक रोलिंग, ठीक है ना, एक व्हील है जो रोल हो रहा है. ठीक है ना. ये एक व्हील है जो रोल हो रहा है. जब ये व्हील मैं ग्राउंड पे सरफेस पे रखता हूं तो ये वाला जो व्हील होता है ना, इस वाले व्हील का एक छोटा सा इंप्रेशन ग्राउंड पे तैयार हो जाता है. ये वाला जो इंप्रेशन होता है इसमें ये वाला जो पार्ट होता है राउंड होता है, लेकिन ये वाला जो कॉर्नर होता है बेसिकली ईच एंड एवरी टाइम ये वाला जो रोल होता हुआ जा रहा है, ये वाला जो पहिया है, ये व्हील जो है इसको रोल होता हुआ जा रहा है. तो ये वाला जो यहां पे ये वाला जो कॉर्नर होता है, इस कॉर्नर को उसको ओवरकम करके जाना पड़ता है. यहां पे ओवरकम करने के लिए उसको एक्स्ट्रा फोर्स लगता है. और दूसरी एक बात होती है कि ये कंटिन्यूअसली रोल होता हुआ जाता है. अब ये कंटिन्यूअसली रोल हो रहा है. अब आप प्रॉपर देखोगे तो यहां पे सिर्फ एक पॉइंट जो है वो अर्थ के या फिर सब्जेक्ट के कांटेक्ट में है. ठीक है. कांटेक्ट सरफेस में सिर्फ एक पॉइंट है यहां पे. अगर ये गोल है तो ये सिर्फ एक पॉइंट यहां पे कांटेक्ट में है. जैसे ही ये गोल घूम के आगे चला जाएगा, ये वाला पॉइंट नीचे वाला जो कांटेक्ट सरफेस है उसको छोड़ देगा. उसके बाद जो वाला पॉइंट कांटेक्ट सरफेस में आ जाएगा. यानी जब कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट रोल होना शुरू हो जाता है देन एट ईच एंड एवरी पॉइंट ये वाला जो व्हील है उसको कंटिन्यूअसली जो पहले पॉइंट अर्थ के यानी फिर कांटेक्ट सरफेस पे था उसको खींच के ऊपर निकालना पड़ता है. बिकॉज वहां पे एडहेसिव फोर्स से वो पकड़ा हुआ है. यानी एवरी टाइम व्हेनेवर दिस व्हील रोल्स, यहां पे जो कांटेक्ट सरफेस का पॉइंट होता है वो कंटिन्यूअसली मुझे डिटैच करना पड़ता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ या फिर जो भी कांटेक्ट सरफेस है वहां से जिसके ऊपर वो रोल हो रहा है. यानी ये वाला जो पॉइंट होता है इस वाले पॉइंट को ओवरकम करने के लिए, और यहां पे ये जो कांटेक्ट सरफेस है वहां उस पॉइंट को एडहेसिव फोर्स से बाहर निकालने के लिए, इन दो रीजंस के लिए वहां पे बेसिकली फ्रिक्शन होता है. तो फ्रिक्शन हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली ये कंसेप्ट होती है कि जहां पे रबिंग होता है वहां पे बेसिकली रोलिंग फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है. लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट देन द रबिंग ऑफ टू सरफेसेस ऑन ईच अदर. बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें एक फोर्स तैयार होता है ड्यू टू द इंप्रेशन. थोड़ा सा तो अंदर दबेगा, इतना नहीं है. इट इज नॉट गड्ढा, ये गड्ढा नहीं है. ठीक है ना. दिमाग ठीक से एकदम समझ लो इसको. ये गड्ढा नहीं है. बेसिकली ये छोटा सा इंप्रेशन तैयार हो जाता है उस व्हील के मास की वजह से. छोटा सा इंप्रेशन, थोड़ा सा वो ग्राउंड जो है वो थोड़ा सा दब जाता है.
जैसे ही वो गोल घूम के आगे जाने की कोशिश करता है तो ये वाला जो पॉइंट है वो उसको क्या करता है, ओवरकम करने की कोशिश करता है। और दूसरा वाला पॉइंट यानी ये वाला जो कॉर्नर होता है, ये शार्प कॉर्नर जो होता है, उसको ओवरकम करने के लिए उसको एक्स्ट्रा फोर्स लगता है देन जस्ट रोलिंग। और दूसरा यहां पे ये जो कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली अडेसिव फोर्स की वजह से जो अटैच है वो उनको डिटैच करना पड़ता है कंटिन्यूअसली। इन दो चीजों के लिए मुझे एक्स्ट्रा फोर्स लगता है। और बेसिकली कहा जाए तो ये बेसिकली दो चीजें हैं जो उसकी रोलिंग को अपोज करते हैं। ये होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ये क्या होता है, ये होता है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपको पता है, रबिंग की वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इन दो चीजों की वजह से होता है। देयर आर टू लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन के दो लॉज हैं। रोलिंग फ्रिक्शन के दो लॉज है। पहला लॉ है द रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, द रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल। ऑब्वियसली जैसे वहां पे होता, ठीक है ना, हमने लास्ट टाइम देखा था म्यू एन, ठीक है, रिमेंबर एफ इज इक्वल टू म्यू एन। तो म्यू अगर कांस्टेंट है तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो ये यहां पे भी वही होता है। देयर इज वन मोर थिंग, ठीक है ना, यानी जितना ज्यादा उसका मास होगा उतना ज्यादा वो नीचे दबेगा, उसकी वजह से ये वाला जो कॉर्नर होगा वो ज्यादा शार्प होगा, ठीक है ना, ज्यादा शार्प होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और दूसरा होता है एफ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द व्हील। ये जो गोल घूमता हुआ पहिया जा रहा है या फिर जो भी चीज, ठीक है ना, ये गोल घूमता हुआ पहिया जा रहा है, जो भी गोल घूमती हुई चीज जा रही है, तो उसका जो रेडियस होता है, गोल घूमती हुई जो गोल चीज जाएगी उसका जो रेडियस होता है उससे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना बड़ा व्हील होगा, जितना बड़ा व्हील होगा उतना फ्रिक्शन कम होगा, जितना बड़ा व्हील होगा उतना फ्रिक्शन कम होगा, जितना कम व्हील होगा, ठीक है ना, जितना छोटा व्हील होगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा, उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। सो दिस इज अबाउट द रोलिंग फ्रिक्शन। ये वाला जो पार्ट है ये रोलिंग फ्रिक्शन का पार्ट है। इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोलिंग फ्रिक्शन, सॉरी फ्रिक्शन की वजह से होने वाला फोर्स, ठीक है ना। वर्क डन, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, तो उस फोर्स की वजह से वर्क डन तो होता होगा। सो मुझे पता है वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, force multiplied by displacement, to be precise f bar dot s bar, ये पता है हम लोगों को, ठीक है ना, f bar dot s bar ये क्या है, दिस इज द वर्क डन का फॉर्मूला है। चलो तो अब फ्लैट सरफेस पे देखते हैं कि हाउ द फ्रिक्शन वर्क्स, ठीक है। तो फ्लैट सरफेस पे मुझे पता है कि फ्लैट सरफेस पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है मैंने, एंड देन आई ट्राई टू मूव इट इन दिस डायरेक्शन, अगर मैं उसको उस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता हूं तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगता है F। अगर मैं F4 से उसको खींच रहा हूं तो F से इधर जा रहा है वो। इसका मास अगर M है तो नीचे वाली डायरेक्शन में उसको mg लग रहा होगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में उसको कितना लग रहा होगा, n लग रहा होगा। तो ये F मैक्स कितना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा हमारा, म्यू n विच इज नथिंग बट म्यू mg, ठीक है, म्यू mg। सो F इज इक्वल टू म्यू n इज इक्वल टू म्यू mg। सो ये वाला जो F है, ठीक है ना, ये वाला F और ये वाला F बेसिकली दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो नेट फोर्स कितना लगता है इस पे, तो नेट फोर्स लगता है F माइनस F। सो डजंट मैटर, वी आर नॉट इनटू दैट, बेसिकली वी आर नॉट इनटू दैट। हमें थोड़ा सा अलग से करना है, ठीक है, हमें थोड़ा सा अलग से करना है। बेसिकली यहां पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहां पे मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स, ये वाला जो फोर्स है इसकी वजह से कितना वर्क डन हुआ। तो जब मैंने ये वाला जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को मैंने F फोर्स लगाया, तो वो वाला जो ऑब्जेक्ट था वो गया, सपोज s डिस्टेंस उसने कवर किया। तब जब वो s डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही थी, उसकी s डिस्प्लेसमेंट जब वो कवर कर रहा था उस टाइम में उस पर F भी तो लग रहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कितना है म्यू mg। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कि हाँ इस म्यू mg, ये जो F है, इसने अगर s फोर्स अप्लाई किया तो s डिस्प्लेसमेंट किया तो इसकी वजह से कितना वर्क डन हुआ। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कितना F इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s। लेकिन अगर आप ठीक से देखोगे तो s हमेशा उस डायरेक्शन में होगा, बिकॉज दिस इज द फोर्स विच इज मेकिंग द मूवमेंट इन द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन जो होगा वो ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, यानी द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। तो यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, डायरेक्टली माइनस आ जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
तो डिस्प्लेसमेंट एंड एफ ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पे मैं निगेटिव रख दूंगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पे निगेटिव रख दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एफ इज इक्वल टू मुझे पता है म्यू एम जी, सो म्यू एम जी इंटू एस, म्यू एम जी इंटू एस। ये क्या मिला मुझे, वर्क डन। दिस इज द वर्क डन फॉर्मूला फॉर द ऑब्जेक्ट, दिस इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स बाय द एस डिस्टेंस, मूव्स बाय द एस डिस्टेंस। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसने कितना किया होगा, एफ इंटू एस। ठीक है, इसने कितना किया होगा, एफ इंटू एस। सो डजंट मैटर, बेसिकली ऑब्जेक्ट जो होता है तो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले डिफरेंट फोर्सेज जो होते हैं, तो हर फोर्स अपना अपना वर्क डन अलग से करता है। नेट वर्क डन बाय द बॉडी इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ वर्क डन ऑफ ऑल द फोर्सेस, एडिशन ऑफ वर्क डन ऑफ ऑल द फोर्सेस। लेकिन हर एक फोर्स जो होता है, याद रखना, ये हमेशा बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि वर्क डन इज नॉट बाय द बॉडी, बेसिकली वर्क डन इज बाय द फोर्स। वर्क डन कौन करता है, फोर्स करता है, इसलिए तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। यहां पे एक और एक इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे समझ में आ रहा है। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। देखो हाँ, ठीक से मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं F, और मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं F। ठीक है, तो आप ठीक से देखना, आप ठीक से देखना, ये वाला फोर्स मैं इसको यहां पे लगा रहा हूं, इस वाले फोर्स को मैं इस तरफ से लगा रहा हूं। ठीक है, सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है ना, यहां पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यहां पे मुझे फाइंड आउट करना है। देखो ठीक से, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहां पे अगर ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है तो ये कितना होगा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला कितना होगा, एफ साइन थीटा। यहां पे देखो ये कितना होगा, अगर ये थीटा दिया हुआ है तो ये कितना होगा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला कितना होगा, एफ साइन थीटा। अब यहां पे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये आ जाता है, ठीक से देखना, इंटरेस्टिंग फैक्टर ये आ जाता है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस वाले ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है। कौन सा वाला, ऊपर वाली डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, कौन सा वाला, एन नॉर्मल रिएक्शन। नीचे वाली डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, कौन सा वाला, एम जी। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, यानी एन की वैल्यू क्या है। तो एन की वैल्यू अगर मुझे पूछी गई तो एन इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। देखो ठीक से, एन इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। क्यों, क्योंकि एफ साइन थीटा भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एम जी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहां पे आप ठीक से देखो, यहां पे भी नीचे वाली डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, लेकिन यहां पे ऊपर वाली डायरेक्शन में एक तो फोर्स n लग रहा है और दूसरा एक फोर्स ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रहा है। कौन सा वाला, ये f sin थीटा। दो फोर्सेस लग रहा है, ये f sin थीटा भी कंपोनेंट ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रहा है और ये n भी ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रहा है, और ये mg जो है वो नीचे वाली डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, देखो अब इस केस में क्या था, f sin थीटा और mg सेम डायरेक्शन में, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में थे। यहाँ पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन f sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो क्या मिलेगा मुझे, mg माइनस एफ साइन थीटा। अब अगर मैं ये दोनों एंगल, ये थीटा और ये थीटा सेम पकड़ू, ये f और ये f सेम पकड़ू, तो यहां पे n की वैल्यू है f साइन थीटा प्लस mg, यहां पे n की वैल्यू है mg माइनस एफ साइन थीटा, यहां पे mg प्लस m साइन थीटा, यहां पे mg माइनस m साइन थीटा। तो अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर करूं तो F इज इक्वल टू म्यू इंटू n, और यहां पे क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू म्यू इंटू n। यहां पे जो n है, यहां पे n ज्यादा है और यहां पे n कम है। यहां पे n कितना है, mg प्लस एफ साइन थीटा, यहां पे n कितना है, mg माइनस एफ साइन थीटा। इसका मतलब अगर मैं f डैश और इसको f डबल डैश कर दूं तो f डैश इज ग्रेटर देन f डबल डैश। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को धक्का देके इंक्लाइन फोर्स से धक्का दे, सपोज एक टेबल है, टेबल को मैं अगर इंक्लाइन फोर्स देता हूं, थोड़ी ना बैठ के हॉरिजॉन्टल फोर्स देता हूं, इंक्लाइन फोर्स से मैं इसको फोर्स लगाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं इंक्लाइन फोर्स से फोर्स लगाने की कोशिश करता हूं तो वो आगे जाने की कोशिश करता है, तो वैसे ही मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, उसी टेबल को खींचने की कोशिश कर रहा हूं। तो याद रखना कि जब इंक्लाइन फोर्स हम लगा रहे हैं, इंक्लाइन फोर्सेस जब हम लगा रहे हैं तो दबा के यानी धकेलने से ज्यादा मुझे इजी क्या जाएगा, खींचना। द रीजन इज जब मैं धकेलता हूं उसको तो एफ डैश इज इक्वल टू म्यू एन इज नथिंग बट यहां पे आ जाता है, और जब मैं खींचता हूं तो वो यहां पे आ जाता है। बेसिकली
जब मैं धक्का देता हूं, ठीक है ना, मैं अगर धक्का देता हूं तो उसको होता क्या है, जैसे ही मैं धक्का देने की कोशिश करता हूं, देखो ठीक से, जैसे ही मैं धक्का देने की कोशिश करता हूं, जिस फोर्स से मैं धक्का दे रहा हूं उसका साइन कंपोनेंट, जिस फोर्स से मैं धक्का दे रहा हूं उसका साइन कंपोनेंट बेसिकली mg की हेल्प के लिए आ जाता है, एंड एज इफ अपरेंटली वो जो बॉडी है उसका वेट बढ़ जाता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि n बढ़ जाता है, n बढ़ जाता है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है। जैसे मैं धक्का देता हूं, खींचने की कोशिश करता हूं तो क्या हो जाता है, उसका ही साइन कंपोनेंट बेसिकली mg को अपोज करता है एंड मेरा फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। यानी याद रखना, धक्का देके चीजें निकालने से अच्छा होता है, इजी होता है कि खींच के चीजें निकाल सके। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रही है बात? इसका मतलब धक्का देके हम नहीं निकालते, खींचने से मुझे इजी जाता है। हम, ठीक है ना, हम एयरपोर्ट पे वगैरह जाते हैं तो हमारे हाथ में बैग होती है, तो ट्राई करके देखो कि बैग को, ठीक है ना, व्हील्स नहीं, नॉर्मल बैग को धक्का देके खींचने, धकेलने की कोशिश करो यार, खींच के, ठीक है ना, फुल भरी हुई बैग, आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि धक्का देके उसको हिलाना हार्ड होता है एंड इसको इजी होता है। यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कम है, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। अगर देखो ठीक से, उतना ही फोर्स लगा के, ठीक है ना, उतना ही फोर्स लगा के यहां पे अगर s डिस्टेंस कवर करते हैं और यहां पे s डिस्टेंस कवर किया मैंने, तो उतना ही फोर्स लगा के s डिस्टेंस कवर करने के लिए यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा काम करता है, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स बहुत बड़ा है, यानी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा काम करता है व्हेन मैं ऐसे धक्का देके उसको धकेलने की कोशिश करता हूं। खींच के निकालने की कोशिश करता हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स कम है, इसका मतलब F इंटू एस वर्क डन भी कम हो जाता है। यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा काम करता है, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कम काम करता है। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस केस इज मोर एंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस केस इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, ये हुआ फ्लैट सरफेस का। नाउ विल टॉक अबाउट द इंक्लाइंड सर्फेसेस। इंक्लाइंड सर्फेसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो अब इंक्लाइंड सरफेस पे, इंक्लाइंड सरफेस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट पकड़ा m का, ठीक है। दो केसेस कंसीडर करेंगे, एक इंक्लाइंड सरफेस पे स्लाइडिंग डाउन, दूसरा करेंगे स्लाइडिंग अप, ठीक है ना। तो स्लाइडिंग डाउन के लिए कंसीडर करते हैं, तो अभी हम कंसीडर करके चलेंगे, चलो ठीक है ना, नीचे वाली डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रहेगा, वो खुद आ रहा है नीचे, ठीक है ना, वो खुद आ रहा है नीचे। अगर ऐसे हम कंसीडर करके चलेंगे, अगर नीचे कंसीडर करके चलते हैं कि खुद नीचे आ रहा है, तो अब हम बस यहां पे हम कंसीडर करेंगे कि हाँ चलो ये mg नीचे वाली डायरेक्शन में, तो ये वाला होगा mg cos थीटा, सॉरी mg cos थीटा, ये वाला होगा mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा। अब वो स्लाइड डाउन हो रहा है तो ऑब्वियसली F फोर्स है किस तरफ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर वाली डायरेक्शन में। ये वाला कौन है, ये वाला है n, ठीक है। तो मुझे पता है n इज इक्वल टू mg cos थीटा, सही है, n इज इक्वल टू mg cos थीटा। अब ये वाला जो है वो स्लाइड डाउन होके s डिस्टेंस कवर करके आया नीचे, सपोज s डिस्टेंस कवर करके आया, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, देखो ठीक से, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल F इंटू S, ठीक है ना, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स F इंटू S। तो F कितना है हमारे पास, F इज नथिंग बट म्यू इंटू n इंटू S। अब म्यू n कितना है आपके पास, n इज नथिंग बट mg cos थीटा, सो म्यू इंटू mg cos थीटा इंटू s, mg cos थीटा इंटू s, ठीक है। ये क्या आया, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा, अब अप सरफेस पे जा रहा है, अगर अप सरफेस पे जा रहा है तो एक तो पता है श्योर कि अप सरफेस पे तो खुद नहीं जा सकता, स्लाइड अप ऐसे कुछ नहीं होता, स्लाइड डाउन हो सकता है बिकॉज खुद के वेट की वजह से, अब तो खुद के वेट की वजह से नहीं जाएगा, तो यहां पे मुझे कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज मैंने F फोर्स लगाया तो ये ऊपर चला गया, ये मास है, तो अब फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। ये तो mg लगता ही रहेगा, mg नीचे वाली डायरेक्शन में, तो ये होगा mg cos थीटा, अगेन mg cos थीटा इस डायरेक्शन में होगा। अब नीचे वाली डायरेक्शन में और एक फोर्स, ये तो कौन लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स तो लग रहा है, और एक फोर्स नीचे वाली डायरेक्शन में लगेगा, कौन वाला, ठीक है ना, mg sin थीटा, ठीक है। यानी ये वाला जो ऊपर वाला जो फोर्स है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसको हिलाने के लिए, mg sin थीटा प्लस f, उसको mg sin थीटा को भी ओवरकम करना पड़ता है, f को भी ओवरकम करना पड़ता है, ठीक है, व्हाटएवर। चलो तो ये s हो गया, तो अगेन मेरे पास w इज इक्वल टू f इंटू एस है, सो f इंटू एस म्यू इंटू n इंटू s कितना है अपने पास, निकालना नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। सो यहां पे ये फोर्स होगा कौन, n होगा, अगेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मोशन, तो म्यू इंटू n, सो म्यू इंटू mg
cos थीटा इंटू एस, ये क्या आया, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। सो इजी पार्ट है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगेन एस निकाल सकते हो आप, एस निकालने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास, वी कैन गो विद दैट कि एफ है मेरे पास, नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, एक्सेलरेशन निकाल के इनिशियल वेलोसिटी 0 पकड़ के एस इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर से मैं बाकी सारी चीजें निकाल सकता हूं। सो अभी मेरा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा मुद्दा है ये कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे होता है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे होता है। अब सभी जगह पे, यहां पे देखोगे आप तो बेसिकली ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है लेकिन एफ उधर लग रहा है, तो ये वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव। ये वाला जो वर्क डन होगा ये वो क्या होगा, निगेटिव, बिकॉज यहां पे और यहां पे ये दोनों जगह पे इस केस में ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स नीचे है, सो एफ इंटू एस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहां पे भी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन निगेटिव होगा, वर्क डन निगेटिव होगा, सिंपल सी बात है, वर्क डन निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कभी होता ही नहीं है क्या, हाँ होता है ना, कब होता है, तो पॉजिटिव वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स होता है जब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को रखा है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा इसको यहां पे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, और ये भी तो कॉन्टैक्ट सरफेस है तो यहां पे भी तो फोर्स लगेगा, वो भी ये फ्रिक्शनल फोर्स F1 पकड़ लो, ये लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स F2, ये किसको, M1 को, M2 को। अगर फ्रिक्शनल फोर्स F2 M1 को इस डायरेक्शन में लग रहा है तो M2 को किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में लगेगा, बिकॉज एक्शन रिएक्शन मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला था आपको। तो ये F इस तरफ लगा, अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको सिर्फ एक ही फोर्स लगा है, वो भी F2, तो उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, इसी तरफ होगा, यानी M2 पे जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा वो पॉजिटिव वर्क डन करेगा, एंड M1 पे जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा वो नेगेटिव वर्क डन करेगा, ठीक है ना। तो ये नेसेसरी नहीं कि फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क डन ही करता है, बेसिकली आपको ये देखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस किस डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, M1 के केस में फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लग रहा है, वो भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, एंड जो बुक है जो M2 है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। यानी सिंपल सी बात है कि बुक के ऊपर अगर 2-3 बुक रखे हुए हैं, आप नीचे वाला बुक खींचने की कोशिश करते हो तो नीचे वाले बुक पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ड्यू टू ऊपर वाला बुक एंड उसका जो भी बेस होगा, ठीक है, उसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो जब नीचे वाला बुक मैं खींच रहा हूं, उस बुक पे जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है दैट इज बेसिकली मेकिंग द नेगेटिव वर्क डन। लेकिन वो जो बुक खींच रहा हूं उसके ऊपर वाला जो बुक है, उस बुक पे फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली इसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में आप नीचे वाला बुक खींच रहे हो। तो उस वाले बुक पे, यानी नीचे वाला जो बुक है उस पे फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होगा, लेकिन उसके ऊपर वाला जो बुक है उस पे फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्क डन व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट द वर्क डन। वर्क डन जब फाइंड आउट कर रहे हो तब आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लग रहा है एंड आपका ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव होगा, ठीक है। So this is about the frictional force का work done. Okay. So in the next lecture we will solve a few of the examples depending upon the frictional force. Friction पे बहुत सारे examples solve करेंगे तो better रहेगा। जितने सारे examples आप NLM में solve करते हो 90% of the examples you can solve using the friction, क्योंकि वहां पे हमने friction नहीं consider किया, बाकी system वही है। तो वही system यहाँ पे रख के you can consider it as कि वहां पे एक friction है, तो वही सारे examples हम यहाँ पे भी solve कर सकते हैं। So in the next lecture we will talk about the friction की numericals. Thank you.